नमस्कार साथियों, मैं मनीष विवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की अर्थशास्त्र में समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स का अध्याय 5 सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था है। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग? अध्याय 5 पढ़ रहे हैं, सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था है। और आज है उसमें हमारा लेक्चर नंबर 8। कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 8 है। और आज हम लोग पढ़ेंगे FRBMA। क्या पढ़ना है? FRBMA, जिसको कहा जाता है FRBM एक्ट। ये बिल्कुल छोटा सा है नाम से, पर बाकी बड़ी काम की चीज है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। इस FRBM की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है बच्चों? इसकी फुल फॉर्म है राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजटीय प्रबंधन अधिनियम 2003। अब आप बोलोगे गुरुजी छोटा पैकेट बड़ा धमाका है ना, इतना सा नाम था FRBMA, ठीक है। और यहाँ पे नाम इसको इतना बड़ा राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजटीय प्रबंधन अधिनियम 2003 तो बहुत बड़ा है। बड़ा है तो काम का भी है और छोटा है तो भी काम का। अपन को से नाम ने क्या रखा है? विलियम शेक्सपियर कहा करते थे। अब इंपॉर्टेंट बात पे आ जाते हैं और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस टॉपिक को समझते हैं। देखिए बच्चों, FRBM जो एक्ट है, पहले इसको समझिए कि एक्चुअल में कहना क्या जाता है और इसका क्या मुख्य उद्देश्य रहा। FRBM एक्ट की अगर अपन बात करें इंग्लिश में, मैं इसको लिखाऊं तो इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म लिखी जाती है फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट 2003, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है FRBMA, या एक ही जगह कभी कभार लिख दिया जाता है एक्ट ही लिख दिया जाता है, FRBM एक्ट। FRBM एक्ट 2003 हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट, आप एक एक शब्द को पहले समझो कि एक एक शब्द कहना क्या चाहता है। राजकोष का मतलब सीधा सा क्या होता है? राजकोष का मतलब अगर आम भाषा में मैं बताऊं तो सरकार के खजाने से जुड़ा हुआ होता है, या किसी का भी खजाना। जैसे आपने पहले राजा महाराजाओं के सुना होगा कि हमारे खजाने में से उसको इतना दे दिया जाए, तो राजकोष हुआ करता था। तो मतलब राज जो है, राज करने वाले का कोष है, फंड है वो पूरा एक प्रकार से। तो सरकार शासन करती है तो सरकार का जो फंड होता है, पूरा पैसा होता है, वो राजकोष में आ जाता है। और बाकी पूरा राजकोषीय घाटा आप पढ़ ही चुके हो कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो जो सरकार का राजकोष है, जो सरकार का पैसा है, एक्चुअली वो पैसा सरकार का नहीं है। किसका है? जनता का पैसा है। और जनता का पैसा है और लोकतंत्र में सरकारें जनता के प्रति उत्तरदायित्व है कि जनता को जवाब दे कि वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, कहां पे कितना पैसा खर्च हो रहा है, कहां पे कितना पैसा खर्च नहीं हो रहा, ये जवाब देना पड़ता है जनता को। अब यहां पर एक बात बताइए कि अगर सरकारें अंधाधुंध तरीके से पैसा खर्च करने लग जाए, यहां पे भी खर्चा कर दिया, वहां पे भी खर्चा कर दिया, वहां से फिर और उधार ले लिया, फिर और उधार ले लिया, तो ये उधार चुकेगा कहां से? लोगों के टैक्स बढ़ा बढ़ा करके तो चुकेगा, बाकी सोर्स है कहां से चुका दोगे? तो इसलिए ये जो उधार पे उधार लिया जा रहा है सरकारों के द्वारा, कर्जे पे बहुत ज्यादा ब्याज लग रहा है, इन सबको कंट्रोल करने के लिए एक्ट लेकर के आया गया FRBM एक्ट कि भैया देखो, इस प्रकार से अगर हम कर्जा लेते रहे तो देश की ग्रोथ भी नहीं होगी और देश का आम आदमी बड़ा परेशान हो जाएगा, और इस कर्जे पर हमें क्या लगानी है? रोक लगानी है। इसलिए लेकर के आए राजकोषीय उत्तरदायित्व। राजकोषीय जो सरकार का राजकोष है, जो सरकार का पैसा है, उसका उत्तरदायित्व होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जवाब देना होगा कि कितना कहां खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ। एक रोक होनी चाहिए कि इससे ज्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे। जैसे आज एक बात बताइए कि किसी के पास बहुत अनंत पैसा है तो वो कहीं पर भी उड़ा सकता है, कोई गलत शौक में भी खराब कर सकता है, कोई अच्छी जगह भी खराब कर सकता है, पर एक लिमिट लगा दे उस बच्चे पर, उसके माता पिता की, बेटा ये 500 रुपए महीने के, चाहे तो कुछ भी कर, इन 500 से ज्यादा तुझे नहीं मिलेगी। तो एक लिमिट में रहेगा और पैसा बचाना वो सीखेगा, पैसे की वैल्यू वो समझेगा। सरकार यहाँ पे यही कर रही है कि साहब में हमें रोक लगानी, इससे ज्यादा फालतू का खर्चा नहीं करना, इससे ज्यादा खर्चा हो रहा तो खर्चे को रोको, कंट्रोल करो कैसे भी करके। और ज्यादा उधार मत लो, ये उधार कुछ समय के लिए अच्छा दिखता है पर बाद में बहुत बड़ा ब्याज के साथ एक बहुत बड़ी समस्या बन जाता है। तो राजकोष का उत्तरदायित्व और फिर बजट का हमें क्या करना है? प्रबंध करना है, हमें मैनेज करना है, बजट को मैनेज करके चलना है कि ये जो बजट में इतना घाटा हो रहा है और हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, मैनेज करके लेकर आना है। तो इसलिए सरकार लेकर के आती है फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट 2003। तो आपको यहाँ पर सीधी सी बात, यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि सरकार यहां पर राजकोष में
सुधार के लिए ये लेकर करके आई है कि राजकोष में सुधार हो, वहां पे इंप्रूवमेंट हो। दूसरी बात क्या है, अभी पिछले 3 लेक्चरों में आपने 3 घाटे पढ़े, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा। तीनों घाटे पढ़ लिए आपने, तीनों डेफिशिएंट बड़े अच्छे तरीके से पढ़ लिए। अब उन तीनों में हमने ये तो देख लिया कि घाटा बहुत है, पर उस घाटे को सुधारने का कोई तरीका तो होना चाहिए ना भाई, कुछ तो तरीका हो, कैसे वो घाटा दूर होगा। अब आप बोल दोगे सर टैक्स बढ़ा दो, अरे तो टैक्स कितना बढ़ाओगे? अगर ज्यादा टैक्स बढ़ा दोगे तो जनता वैसे विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर देगी, वो वैसे सड़कों पर आंदोलन करने के लिए उतर जाएगी, सरकार के खिलाफ हो जाएगी, देश में अस्थिरता फैल जाएगी, हिंसा होने लग जाएगी देश में। कितना टैक्स बढ़ाओगे आप? नहीं बढ़ा सकते। तो बोलोगे सर डेवलपमेंट पे पैसा खर्च करना सरकार बंद कर दे, विकास पे, तो विकास पे पैसा कम कर दोगे तो फिर आपको जो अर्निंग होती है और थोड़ी बहुत, वो अर्निंग नहीं होगी तो फिर आप पैसा चुकाओगे कहां से? टैक्स भी नहीं बढ़ा सकते, डेवलपमेंट पे जो पैसा कर दोगे वो रोक दोगे तो फिर पैसा सरकार को मिलेगा तो मिलेगा कहां से बेटा? सरकार अगर डेवलपमेंट पे भी पैसा लगा रही, आज सरकार रोड बना रही, तो रोड से फिर टोल प्लाजा का भी तो पैसा सरकार ले ही रही है ना। और देश का विकास नहीं होगा तो फिर बजट किस काम का ना। तो यहां पर ये जो घाटे हुए हैं, इन घाटों को कहीं ना कहीं इनकी भरपाई करने के लिए एक हमारे पास सही योजना तो होनी चाहिए ना। और इन घाटों को सही से भरपाई करने के लिए ही ये योजना लेकर के आई गई है FRBM एक्ट कि साहब ये जो घाटे हैं, इन घाटों को हमें क्या करना है, कम से कम करना है। घाटा कम से कम होना चाहिए और सरकार, घाटा कम से कम हो और सरकार बजट को कैसा बनाए? सरकार बजट को अधिशेष वाला बजट बनाए। सरकार बजट को कैसा बजट बनाए? अधिशेष बजट बनाए। सरप्लस जो बजट है ना, वो सरप्लस बजट बनाए। डेफिशिएट ही डेफिशिएट नहीं, नुकसान वाला ही बजट नहीं होना चाहिए, घाटे वाला ही बजट नहीं होना चाहिए, सरप्लस वाला बजट होना चाहिए। अधिशेष वाला जो बजट है ना, वो अधिशेष वाला बजट बनाए। और उसके लिए 2003 में FRBM एक्ट सरकार लेकर करके आती है। एक मतलब आप कह सकते हैं एक बहुत अच्छा स्टेप सरकार के द्वारा है। 1991 में जब आर्थिक सुधार हुए, LPG आया, उसके बाद एक बहुत बड़ा सुधार अगर देखा जाए तो वो FRBM एक्ट है बच्चों। FRBM एक्ट 2003 में पारित हुआ और जुलाई 2004 से लागू हो गया। अब यहाँ पे बड़ा ध्यान दीजिएगा, आप इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं। अधिनियम का मतलब होता है एक्ट और एक्ट का मतलब होता है बेटा कानून। ठीक है, कानून कौन बनाती है? देश की संसद बनाती है। और देश की संसद में कौन कौन है? लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है और राष्ट्रपति साहब है। पहले लोकसभा पास करेगी, लोकसभा के अधिकतर लोग हाँ करेंगे कि हाँ साहब कानून बना दो, फिर राज्यसभा और फिर राष्ट्रपति जी साइन कर देंगे। और जो भी चीज कानून बन जाती है उसको आने वाले लोगों को भी मानना पड़ता है और जो अब भी बैठे हैं उनको भी मानना पड़ता है। तो 2003 में जो सरकार कानून बना करके गई है उसको भी ये कानून को मानना पड़ा और अब आने वाली जितनी भी सरकार हुई, चाहे कांग्रेस की आई हो चाहे बीजेपी की आई हो, उनको भी ये कानून मानना पड़ेगा, क्योंकि कानून है, कानून सबको मानना पड़ेगा। और FRBM एक्ट 2003 में कौन लेकर के आया? ये लेकर के आए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी FRBM एक्ट लेकर के आते हैं और एक अच्छा फैसला कहीं ना कहीं माना जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था में घाटे को कम करने के लिए कि FRBM एक्ट से सरकार पे क्या कर दी, पाबंदी लगा दी कि साहब आप घाटे को कम करो, नहीं तो बहुत ज्यादा नुकसान में चले जाएंगे। तो घाटे को रोकने के लिए क्या होता है? FRBM एक्ट आता है। तो यहां आज की कहानी आप लोगों को यह समझाएगी, FRBM आज आपको यह समझाएगा कि जो घाटा अभी तक आप पढ़ते हुए आए हो, उन घाटों को कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या कर रही है, क्या पाबंदियां सरकार लगा रही है। चलिए, बहुदलीय संसदीय प्रणाली में व्यय संबंधी नीतियों के निर्धारण में निर्वाचकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब देखो, सबसे पहली बात तो आप ये चीज समझो, बहुदलीय संसदीय प्रणाली। अब आप लोगों ने कक्षा 10 में राजनीतिक दल वाला चैप्टर पढ़ा होगा, जहां पर एक दलीय व्यवस्था मतलब जहां पर एक ही पार्टी हो, जैसे कि चाइना, जहां पर दो दलीय व्यवस्था, जहां पर दो पार्टी हो, जैसे कि अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, वहां पर दो पार्टी। बहुदलीय मतलब वहां पर बहुत सारी पार्टियां हो, जैसे कि इंडिया में बीजेपी भी है, कांग्रेस भी, आम आदमी पार्टी भी है, सपा भी है, बसपा भी है, DMK भी है, AIADMK भी, बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुदलीय है। तो हमारे यहाँ पे पार्टियां बहुत सारी। संसदीय प्रणाली का मतलब क्या है? वहां पर संसद होगा किसी देश में, मतलब जैसे हमारे देश में, तो हमारे देश में संसद किस किस से मिलकर के बन रहा है? लोकसभा से। हमारे देश में संसद किससे मिलकर बन रहा है? राज्यसभा से और प्रेसिडेंट से। इन तीनों से मिलकर के हमारा क्या बनता है? संसद बनता है। देखो बच्चों, एक बात आपको और कह दूं, आपके पास इकोनॉमिक्स है, बहुत अच्छी बात है, बहुत, मैंने जैसे लास्ट के वीडियोस में भी आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स होने के स्कोप होना बहुत बढ़िया, काफी फायदे होते हैं इसके। परंतु
कुछ चीजें पॉलिटिकल साइंस की आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी संसद के अंग कौन कौन है, संसद में किस प्रकार से काम होता है, प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं, राष्ट्रपति कैसे बनते हैं, मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं, उपराष्ट्रपति कैसे बनते हैं। ठीक है, ये बेसिक जो बातें ना वो पता होनी चाहिए। हमारे देश के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है, हमारे पास कितने मौलिक अधिकार है, जो बेसिक चीजें ना वो पता होनी चाहिए। अगर आपके पास पॉलिटी नहीं भी है ना बच्चों, तो आप 12th में जब भी आपको समय मिले या 12th के बाद जब भी आपको समय मिले तो इन चीज़ों के बारे में पढ़िए। आगे मेरे 9th के भी वीडियोस हैं मेन लर्न शेयर के चैनल पे, और इस पर भी मेरे 11th में संविधान वाली किताब में सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो चाहे एक एक वीडियो चुन चुन करके पढ़ लेना, बाकी पूरा मत पढ़िएगा, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं उस देश का पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में हमें पता होना चाहिए। आज आप एक बात सोचिए ना, अगर हम जिस देश में रह रहे हैं और कोई हमसे ये पूछ ले कि यार 6 मौलिक अधिकार कौन से है तुम्हारे, और हम ऐसे चुप हो जाए, नहीं आता, मत नहीं आता। अरे बेवकूफ व्यक्ति, अगर भारत में रहकर के हम भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों के बारे में नहीं जानते तो फिर क्या जानते हैं, बताओ। अच्छी बात हो रही है। मैं जैसे एक बार, अब आप देखिए काफी बार क्या होता है, जैसे फॉरेनर्स इंडिया घूमने आते हैं, मान लो कभी आपसे टकरा ही जाए, अब मान ली किसी से टकरा गए, आपसे नहीं किसी से भी टकरा, वो पूछ ले कि यार अभी आपके इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो नरेंद्र मोदी जी है, कैसे बनते हैं, क्या सिस्टम है आपके इंडिया का। अब उसको पता है, वो वहां पढ़ रहा है, उसको इंडिया के बारे में गूगल पे पूरा पढ़ के आया कैसे होता, पर हम इंडिया के सब बन जाते हैं कि पता नहीं कैसे बनते। तो चलिए, प्रेसिडेंट तो पता होगा, हेड ऑफ द नेशन है, कैसे बनते, चुनाव होता है, तो चुनाव तो होता है, वो तो फॉरेनर को पता है कैसे होता है, चुनाव हो जाता है, बस प्रेसिडेंट जीत जाते हैं। जिस पार्टी के ज्यादा लोग होते हैं वो पार्टी के लोग वोट कर देते हैं और प्रेसिडेंट बन जाता है। तो प्रेसिडेंट में आप भी खड़े हो सकते हो। हाँ, सब के लिए बराबर है, भारत में सब बराबर, कोई भी बन सकता है प्रेसिडेंट। अरे तो भाई, तो हमें नॉलेज नहीं है, वो बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। तो अगर यहाँ पे मैं ज्यादा डीप में नहीं लेकर के जाऊंगा, क्योंकि फिर लेक्चर बहुत लंबा चला जाएगा। तो जैसे संसद में लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट होते हैं। अब लोकसभा, राज्यसभा में जो लोग बैठे हैं वो हमारे प्रतिनिधित्व है, हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मतलब जनता का प्रतिनिधित्व है। जनता की समस्याओं को वहां पे उठाते हैं, जनताओं की बात वहां पे रखते हैं। तो इसलिए अगर सरकार कुछ भी पैसा खर्च करती है तो वो जनता को पता होना चाहिए, मतलब, और जनता का लीडर्स कौन है, जितने भी लोग लोकसभा राज्यसभा में बैठे हैं। तो मतलब वे संबंधी जो भी नीति हो, मतलब खर्चा करने से रिलेटेड जो भी नीतियां हो, उसके बारे में निर्धारण कौन करेगा, निर्वाचक। निर्वाचक कौन है, जो निर्वाचित है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह तर्क दिया जाता है कि विधायी प्रावधान जो सरकार के वर्तमान और भविष्य सब पर लागू होता है, घाटों को नियंत्रित करने में प्रभावकारी होगा। और जो विधायी प्रावधान होता है, जो विधायी प्रावधान का मतलब जो कानूनी प्रावधान होता है, वो सरकार के वर्तमान और भविष्य सब पर लागू होगा। मतलब मैंने ये कहा ना, कानून आज वालों को भी मानना पड़ेगा और आने वाले जो है, आने वाली सरकारें उनको भी मानना पड़ेगा। और घाटों का नियंत्रित करने पर प्रभावकारी होता है, और घाटों का जो नियंत्रण है उसको कंट्रोल करने में, घाटे को कंट्रोल करने में एक बड़ा प्रभावकारी भूमिका निभाता है। अगस्त 2003 में FRBM का अधिनियम वित्तीय सुधारों और विवेकपूर्ण वित्तीय नीति का अनुसरण करने के लिए संस्थागत ढांचे के माध्यम से सरकार को बाधित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। कब यह कानून आया? अगस्त 2003 में। अगस्त 2003 में FRBM एक्ट सरकार लेकर के आए, किस लिए? वित्तीय सुधारों के लिए और विवेकपूर्ण वित्तीय नीति का अनुसरण करने के लिए। ध्यान से सुनिएगा, वित्तीय सुधार, फाइनेंशियली हमें क्या करना है? सुधार करना है। फाइनेंस, वित्तीय सुधारों का मतलब यह है कि जो भी हमारे घाटा वाटा हो रहा है, ज्यादा टैक्स लग रहे हैं और लग रहे हैं, इन सब में क्या होना चाहिए? सुधार होना चाहिए। और एक विवेकपूर्ण वित्तीय नीति का, हम विवेकपूर्ण का मतलब क्या होता है? सोच समझ कर करके एक अच्छी जो वित्तीय नीति होती है, एक फाइनेंशियल जो पॉलिसी होती है, उसका अनुसरण करें, उसको अपनाएं। और उस अनुसरण के लिए क्या है? मतलब कि हम जो घाटा है उसको कम करें और प्राप्तियों को बढ़ाएं, और प्राप्तियां टैक्स से नहीं बल्कि प्रॉफिट कमा कर करके घाटे को कम करके। इसके लिए क्या है? एक संस्थागत ढांचे के माध्यम से। संस्थागत ढांचे का मतलब क्या है? अब एक पूरा संस्थागत, एक पूरा इंस्टीट्यूशनली इन्होंने तय कर दिया, कानून में ये बात है, इतना आपको घाटा कम करना होगा और कम करना होगा, इस प्रकार से। तो बाधित कर दिया सभी सरकारों को। एक महत्वपूर्ण कदम ये साबित हुआ भारत के व्यवस्था में। केंद्र सरकार को यह निश्चय करना चाहिए कि अंतरपीढ़ीय समता हो और पर्याप्त राजस्व की प्राप्ति से दीर्घकालिक समष्टि अर्थशास्त्र स्थायित्व प्राप्त हो। बड़ी बड़ी बातें इसमें कही जा रही, समझिएगा। अंतरपीढ़ीय समता हो, ये क्या है? देखिए, अंतरपीढ़ियों का मतलब क्या है? इंटरजनरेशनल होना चाहिए। जैसे आज मान लीजिए
आज सरकार, हमारी जो सरकार है, खूब कर्जा ले ले, अपन पे खूब पैसा खर्च करे, अपन को जहाँ 1 लाख के काम के वहाँ 1 करोड़ रुपए की सैलरी दे, खूब मजे खूब मौज ही मौज हो रही है। अपन ये 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल मान लो 50 साल तक ऐसा चल लिया, 50 साल के बाद अपन चले गए, आने वाली पीढ़ी आएंगी, मतलब अपन, मतलब आप तो रहो, भगवान आपकी लंबी उम्र करे, हम जैसे लोग चले गए, तो फिर आने वाली जो पीढ़ियां है उनके ऊपर तो बोझ हो गया ना, उनके ऊपर तो कर्जा आ गया। अब उनसे जो आने वाली सरकारें क्या खूब ज्यादा टैक्स लेंगी, भयंकर अनाप शनाप टैक्स लेगी। वो 100 रुपए कमा रहे हैं तो भी टैक्स 200 रुपए लेगी, बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी, गलत बात है नहीं। तो इसलिए सरकार ने ये FRBM एक्ट के तहत कहा कि हम अंतरपीढ़ीय समता हो, हम चाहते हैं कि इंटरजेनरेशनल इक्विटी या इक्वलिटी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब जैसा जीवन आज की पीढ़ी जी रही है वैसा ही जीवन आने वाली पीढ़ियां भी जी सके, बेहतर जीवन जी सके। और उसके लिए जरूरी क्या है कि हम घाटे को जो हम व्यय कर रहे हैं उन खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल करें और हमारे राजस्व को, हमारे रेवेन्यू को हम बढ़ाएं, जिससे हमारे पास जो एक्स्ट्रा पैसा बचेगा, एक्स्ट्रा पैसा हम विकास के कार्यों पे खर्चा करेंगे, जिससे देश का विकास होगा, हर व्यक्ति का विकास होगा और हर व्यक्ति बेहतर जीवन जी पाएगा और घाटा कम होगा। तो आज की जनरेशन के लिए भी अच्छा है और आने वाली जनरेशन के लिए भी अच्छा है। पर्याप्त राजस्व की प्राप्ति और अंतरपीढ़ीय समता हो, सही से राजस्व की प्राप्ति हो, जो रेवेन्यू हो वो सही से मिलना चाहिए। इससे क्या होगा, दीर्घकालिक समष्टि अर्थशास्त्रीय स्थायित्व होगा और दीर्घकालिक मतलब लंबे समय के लिए जो हमारे समष्टि अर्थशास्त्र है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, वो स्थायित्व होगी। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, बजट पढ़ रहे हैं, नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कि टोटल डिमांड कितनी है, टोटल सप्लाई कितनी है, ये जो सब कुछ पढ़ रहे हैं, स्टेबिलिटी आ जाएगी। मतलब मैं सीधी सी बात ये कहना चाहता हूं कि लंबे समय के लिए अर्थव्यवस्था में स्थायित्व आ जाएगा, ना तो महंगाई होगी और न ही मंदी होगी। देखिए, ना तो महंगाई होगी और नहीं मंदी होगी, स्थायित्व आ जाएगा, क्योंकि सरकार के पास जो एक्स्ट्रा पैसा रहेगा तो सरकार हो सकता है मार्केट में छोड़ के मंदी को भी कंट्रोल कर ले, ठीक है। और महंगाई होने के तो चांसेस रहेंगे नहीं, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि भाई सरकार को पता अपने पास लोन है नहीं, तो क्यों फालतू का अपन को टैक्स वैक्स बढ़ाने और करने, कुछ करना ही नहीं है। तो ऐसा बात, मौद्रिक नीति के राजकोषीय बाधा को दूर करते हुए घाटे तथा ऋण ग्रहण को सीमित करते हुए प्रभावकारी ऋण प्रबंध हो, इस अधिनियम के नियमों को जुलाई 2004 के प्रभाव से अधिसूचित किया गया। अब देखिए, अब आप सभी को पता है मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति का मतलब है मॉनेटरी पॉलिसी, और ये मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, ये बनाता है केंद्रीय बैंक। देश का जो केंद्रीय बैंक होता है, और हमारे देश का केंद्रीय बैंक कौन है, RBI। तो रिजर्व बैंक ऑफ क्या करता है, मौद्रिक नीति बनाता है। ये सब कुछ आपने मुद्रा और बैंकिंग वाले में पढ़ लिया है। अब देखो, जो देश की अर्थव्यवस्था, मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में ही कहा था इस चैप्टर के, देश की अर्थव्यवस्था मौद्रिक नीति और सरकार की वित्तीय नीतियों पर बड़ा प्रभाव होता है, इसी से प्रभाव पड़ता है। अब मान लीजिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो मौद्रिक नीति बहुत बढ़िया बनाना है, CRR इतना रखना, SLR इतना, वो सब अपनी तरफ से बढ़िया काम कर रहे हैं, पर सरकार की राजकोषीय नीतियां, सरकार की वित्तीय नीतियां बिल्कुल फ्लॉप है और सरकार के ऊपर भयंकर कर्जा होता जा रहा है। सरकार ने RBI को बोला और पैसा छापो, उन्होंने छाप दिया, दे दिया। अब भाई वो पैसा जा तो उसी सेम मार्केट में रहना, उसी मार्केट में जिसको कंट्रोल RBI भी कर रहा है और सरकार भी कर रही। सरकार ने छोड़ दिया, अब पता चला महंगाई बढ़ गई, अब RBI करे तो करे क्या बेचारा। RBI तो अपने हिसाब से सही चल रहा था, उसकी तो नीतियां सारी सही थी, पर अब जब सरकार ने एक्स्ट्रा पैसा छपवा करके लोन ले लेकर के मार्केट में छोड़ती गई सरकार, तो महंगाई तो बढ़नी थी। तो यहाँ पे जो मौद्रिक नीति में जो भी बाधाएं आती हैं, जो भी समस्याएं आती हैं, उन बाधाओं समस्याओं को दूर करने के लिए क्या करा गया है, ये अधिनियम लेकर के आया गया है। तो राजकोषीय बाधा को दूर करते हुए तथा और घाटे तथा ऋण ग्रहण को सीमित करते हुए, जो घाटा है उसको सीमित करें, उस पर कंट्रोल लगाए, और जो ऋण हम ग्रहण कर रहे हैं उस पर भी रोक होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है अंधाधुंध हम चाहे जितना लोन लेते जाए, ये भी दे दो, ये भी यहाँ से भी वो लोन ले लिया, यहाँ से, उस पर भी एक लिमिट होनी चाहिए। इस अधिनियम को कब लागू करा गया, जुलाई 2004 से प्रभाव हुआ है, मतलब जुलाई 2004 से लागू हुआ। अब इस अधिनियम की, FRBM एक्ट की क्या क्या मुख्य विशेषता है, आइए जानते हैं। पहली, यह अधिनियम केंद्र सरकार को राजकोषीय घाटा में सकल घरेलू उत्पाद के 3% तक और कमी करने के समुचित उपाय करने का आदेश देता है, जिससे 31 मार्च 2009 तक का राजस्व घाटे को दूर किया जाए और उसके बाद पर्याप्त राजस्व अधिक्य का निर्माण हो। मतलब देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली, क्या बोला है कि इसके तहत जो भारत की जो भी GDP होगी, भारत की GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, आप लोगों को पता है क्या होती है, एक देश की सीमाओं के भीतर एक वर्ष के अंदर अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो बाजार मूल्य होता है उसको GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद उसको कहा जाता है। इस देश के GDP के टोटल सिर्फ 3% तक,
कितना, सिर्फ और सिर्फ 3% तक का ही आप लोग क्या कर सकते हैं, राजकोषीय घाटा कर सकते हैं। राजकोषीय घाटा हमारे टोटल जितनी जीडीपी है उसका 3% तक हो तो ठीक है। मतलब जैसे मान लो भारत की जो जीडीपी है वो 1000 रुपए है, मान लो भारत की जो जीडीपी है वो 1000 रुपए, अब 1000 रुपए है तो इसका 3% देखो, मतलब 30 रुपए। मतलब राजकोषीय घाटा कितना हो, 30 रुपए तक का हो, मतलब फिस्कल डेफिशिएट बराबर उधार, ठीक है ना। और इस उधार में क्या मिला हुआ है, जो ब्याज है वो भी मिला हुआ है। मतलब ये यहां पे ये कहना चाहता है कि 30 रुपए से ज्यादा ब्याज समेत कोई उधार नहीं होना चाहिए। तो पहले के समय में 3% से भी ज्यादा था, पर सरकार ने भी ये बोला कि इस एक्ट के तहत 3% तक कमी करनी पड़ेगी। तो 3% तक लेकर के आओ, 3% तक उसको और कम करो, तो उसको नीचे लेकर के आना है। और 31 मार्च 2009 तक राजस्व घाटे को पूर्ण रूप से क्या कर दिया जाए, दूर कर दिया जाए। और 31 मार्च 2009 तक, मतलब 5 साल के अंदर अंदर, 2004 में लागू हुआ, और 5 साल के अंदर अंदर जो राजस्व घाटा है वो पूरा खत्म कर दिया जाए। राजस्व घाटा खत्म होने का मतलब ये भी है कि फिस्कल जो डेफिशिएट है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये फिस्कल डेफिशिएट है और इसी में राजस्व घाटा मिला हुआ है, और राजस्व घाटा ज्यादा है तो इसका मतलब ये दर्शाया जा रहा है कि सरकार जो उधार ले रही है वो किस लिए ज्यादा ले रही है, जो उपभोग के लिए है सरकार वहां पे ज्यादा ले रही है, रोजमर्रा के कामों के लिए सरकार ज्यादा उधार ले रही है। तो राजस्व घाटे को तो दूर किया ही जाना चाहिए, और राजस्व जो है वो अधिक्य करना है, मतलब सरप्लस में करना है, रेवेन्यू को सरप्लस में करना है। इस घाटे से, राजस्व घाटे से राजस्व प्रॉफिट वाले में, राजस्व अधिशेष में पहुंचाना है सरकार का, ऐसा यहां पे कहना है। दूसरा, इसमें प्रत्येक वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद का 0.3% राजकोषीय घाटा में कटौती और 0.5% राजस्व घाटे में कटौती की आवश्यकता बतलाई गई है। अब ये जो हमें टारगेट अचीव करने, जैसे फॉर एग्जांपल आज मान लीजिए, आज आपने सोचा कि यार अभी तक तो कुछ पढ़ा ही नहीं, अब है ना कल से 1 तारीख हो जाएगी, 1 अक्टूबर है कल, तो अब पढ़ना शुरू करते हैं। अब पढ़ना शुरू करा तो देखा कि यार इकोनॉमिक्स पढ़नी है। इकोनॉमिक्स कहाँ से पढ़े, बोले मनीष सर से पढ़ते हैं। बोले ठीक है। तो अब आपने देखा कि इकोनॉमिक्स में दोनों किताबों में मिलाकर के शायद 11 या 12 चैप्टर हैं, एक शायद घटा दिया है, तो 11 चैप्टर भी हैं, और 11 चैप्टर में एक एवरेज के तौर पे लगा करके देखेंगे मनीष सर के 10 लेक्चर हैं, तो 110 लेक्चर हो गए। 110 लेक्चर हो गए तो मैं डेली के कितने लेक्चर्स देखूं जिससे कि मेरा 25 दिसंबर तक पूरा कोर्स खत्म हो जाए। तो अब आपने देखा कि भाई अक्टूबर में 31 दिन, नवंबर में 30 दिन, 61 और 25 वो हो गए, 86 डेज हो गए। चलो राउंड फिगर में 85 ले लिया। बीच में 5 दिन दिवाली के, नवरात्रों के, इन सबके जब इंजॉयमेंट करना है, 10 दिन हटा दिए, 75 दिन बचे। अब मैं 75 दिनों में मुझे 110 वीडियो देखने हैं, मतलब एक दिन का मैं 2 देखूंगी तो 150 हो जाएंगे, तो 2 देख लेती हूँ, चलो कभी 1.5 देख लिया। तो अब आपने एक अंदाजा लगा लेना कि हर दिन मुझे कम से कम 2 वीडियो देखने पड़ेंगे, तब अपना कोर्स पूरा होगा। उसका 1 शॉट भी करना है, मॉडल पेपर भी करना है, सब कुछ करना है। तो उसी प्रकार से सरकार ने अगर इतना कम करना है तो उसके लिए क्या है, 0.3% हर साल राजकोषीय घाटा कम होना चाहिए। 0.3% हर साल राजकोषीय घाटा कम होना चाहिए। और ये राजकोषीय घाटा कैसे कम होगा, जो आपने उधार ले रखा उसको चुकाते जाओ, पैसा देते जाओ। और 0.5% राजस्व घाटे में कमी करनी होगी। ये सरकार पे बाध्यता है कि करिए, आप पूछ नहीं रहे। 0.3% राजकोषीय घाटा कम करिए और 0.5% राजस्व घाटा कम करिए। इसकी प्राप्ति यदि कर राजस्व नहीं होती है तो व्यय में कटौती से आवश्यक समन्वय होना चाहिए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल दी बच्चों। अगर इसकी प्राप्ति कर राजस्व से भी नहीं हो, मतलब आप लोग टैक्स नहीं भी बढ़ा पाओ और टैक्स बढ़ाने के बाद भी इतनी प्राप्ति नहीं हो रही है, तो फिर करना क्या है, व्यय में कटौती करो। जो आप खर्चे कर रहे हो ना, उन खर्चे में कटौती करो भी। अगर इनकम नहीं बढ़ा पा रहे हो तो खर्चे कम कर दो। मेरे पिताजी एक बहुत अच्छी बात कहा करते हैं कि बेटा बचत भी एक प्रकार की इनकम है। अगर पैसे बचाना भी सीख जाए ना हम लोग, तो वो भी एक प्रकार की इनकम है। अगर महीने ऐसे सोच ले कि मैं हर महीने 500 रुपए बचाऊंगा, तो साल में 6000 रुपए जुड़ जाते हैं। वो एक प्रकार की बचत ही है, ठीक है, वो एक प्रकार की इनकम ही है। तो उसी प्रकार से अगर आपके पास इनकम नहीं हो रही तो फिर आप क्या करो, खर्चे कम करो। सरकार को आदेश दिया गया है। निर्धारित लक्ष्य से अधिक वास्तविक घाटे में बढ़ोतरी केवल राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा प्राकृतिक आपदा के आधार पर अथवा अन्य ऐसी आपवादिक स्थितियों जिससे केंद्र सरकार निर्दिष्ट करती है के आधार पर ही हो सकती है। अब देखो,
अब कभी कभार मान लो कि कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती है जब पैसा खर्च करना ही पड़ता है। जैसे मान लो कि कोई फैमिली है, उस फैमिली के बच्चे कह रहे हैं नहीं साहब हमें तो कपड़े चाहिए और चाहिए, ये काम होल्ड हो सकते हैं। पर अब मान लो किसी की बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब हो गई और हमने नहीं साहब मैं तो खर्चा नहीं करूंगा, मैं तो किसी से पैसा उधार नहीं लूंगा। अरे पागल आदमी, वो मर जाएगा, पैसे उधार लो, उधार लेकर इलाज कराओ, पहले वो जरूरी है। तो इसी प्रकार से अगर देश पे कोई भी आपदा आती है तो उसमें तो राजकोषीय घाटा चाहे कितना ही हो, चिंता नहीं करना है, ठीक है। तो इसलिए कहा है कि ये जो नियम है, इस नियम को सब तभी उल्लंघन कर सकते हो जब या तो राष्ट्रीय सुरक्षा पे पैसा खर्च करना हो, वहां पे पैसा खर्च करना कर दो, कोई बात नहीं, वहां के लिए घाटे में भी जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, जाने दो। या उसके अलावा कोई प्राकृतिक आपदा हो गई, कोई बाढ़ आ गई, सुनामी आ गया, तूफान आ गया, कोई महामारी हो गई, कुछ भी हो गया, तो उसमें बचाने के लिए पैसा खर्च करना कर दो, कोई बात नहीं है। घाटे में जाए एक बार जाए दो बार, देश की जनता सुरक्षित रहनी चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा कोई भी ऐसी स्थिति जिसको केंद्र सरकार निर्दिष्ट करती है, जिसको खतरे के रूप में केंद्र सरकार मानती है कि नहीं साहब इससे तो बचने के लिए चाहे कितना ही पैसा खर्च हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको देखो एक बात बताता हूं, भारत के संविधान ने 3 फंड बनाए बेटा। फंड का मतलब होता है कोष, या इनको निधि भी कहा जाता है। पहला जो फंड है उसको कहा जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। आपको ये याद नहीं करना, मैं सिर्फ बता रहा हूं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में सरकार का सारा पैसा है और सरकार जो भी पैसा खर्च करती है वो सारा यहीं से करती है। दूसरा है बेटा कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में शायद 500 करोड़ रुपए सेव करके रख रखे हैं सरकार ने। ये 500 करोड़ कंटिजेंसी का मतलब क्या होता है, इमरजेंसी वाली जो कंडीशन होती है, इमरजेंसी वाली जो सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन के लिए। तो अब जब भी जैसे मान लो कोई बाढ़ आ गई, आपदा आ गया और आपको निकलवाने पड़ रहे हैं, तो वहां पे क्या है, राष्ट्रपति के आदेश पर जो वित्त सचिव होता है वो 500 करोड़ निकालने की परमिशन सरकार को दे देता है। और फिर जैसे ही उस आपदा से बाहर निकलते हैं, सबसे पहले कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से 500 करोड़ निकाल करके यहां रखे जाते हैं। तीसरा होता है पब्लिक अकाउंट फंड। इसमें जनता का सारा पैसा होता है। सर जनता ने कोई पीएफ जमा करा रखा है, जनता ने और कोई सेविंग्स करवा रखी है, वो सब इसमें आ जाता है, ठीक है। तो सरकार इस प्रकार से जो अपने फंड है उनको, जैसे मैंने यहाँ पे ये जो बताया वो इसलिए बताया कि सरकार यहाँ पर भी कंटिजेंसी फंड के नाम से भारत के संविधान ने भी 500 करोड़ तक का कह रखा है कि आपको रखना है। केंद्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से नगद प्राप्तियों के ऊपर नगद प्रतिपूर्तियों के अस्थायी आधिक्य की पूर्ति के लिए अग्रिम के अलावा अन्य किसी प्रकार का ऋण ग्रहण नहीं करेगी। मतलब सरकार को प्रतिभूतियां देनी पड़ेगी, ठीक है, सरकार को कुछ सिक्योरिटीज रख करके ही सरकार ऋण ग्रहण कर सकती है, बाकी नहीं करेगी। देखिए अब देखिए कितना सरकार के लोन पे रोक लगा दी, सरकार की जो है कितना खर्च करना है उस पर रोक लगा दी, इतना घाटा कम करना है तो उसके लिए सरकार को सही से पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। भारतीय रिजर्व बैंक वर्ष 2006-07 से केंद्र सरकार के प्रतिभूतियों की प्राथमिक प्रतिभूतियों को नहीं खरीदेगा। अब यह भी कहा कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो सरकार की जो प्राथमिक प्रतिभूतियां हैं इनको नहीं खरीदेगा, जो प्राइमरी सिक्योरिटीज है उनको नहीं खरीदेगा। वित्तीय संचालन में अत्यधिक पारदर्शिता लाने के लिए उपाय किया जाना चाहिए, और जो वित्तीय संचालन है कि पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, इसके लिए और पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी सरकार को लानी चाहिए। मतलब सब कुछ जनता को पता होना चाहिए, कितना पैसा आया है, कितना गया है, साफ सुथरा जो काम है वो होना चाहिए। केंद्र सरकार को संसद से दोनों सदनों के सामने वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ 3 विवरण, देखो अब सरकार वार्षिक वित्तीय विवरण तो रखती है। वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 112 कहता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के सामने सरकार को रखना ये सरकार का कर्तव्य है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। तो यहां पर बोला गया है कि बजट तो रखना ही है दोनों सदनों के सामने, लोकसभा के सामने भी और राज्यसभा के सामने भी, पर उसके साथ 3 चीजें और रखनी है। मध्यवर्ती राजकोषीय नीति विवरण, तो मध्यवर्ती मतलब बीच में आपको राजकोषीय नीति का विवरण भी देना है कि अब भी उधार कितना चल रहा है। एक बार बीच में भी आपको 6 महीने के दौरान में भी आपको बताना है कि इतना हमारा उधार चल रहा है, इतना सरकार ने चुका दिया है, इतना ब्याज बाकी चल रहा है। राजकोषीय कार्य नीति संबंधी विवरण, और राजकोषीय में जो कार्य नीति है मतलब क्या वर्क सरकार कर रही है, कैसे कर रही है, वो भी सारी जानकारी देनी है। और समष्टि अर्थशास्त्र ढांचागत विवरण भी प्रस्तुत करना होगा। और समष्टि अर्थशास्त्री जो ढांचागत है कि सरकार कौन से सेक्टर में कहां कितना पैसा खर्च कर रही है, कहां से कितना उधार लिया, सारी जानकारी देनी पड़ेगी। बजट के संबंध में प्राप्ति और व्यय प्रवृत्तियों की 13 मासिक समीक्षा संसद के दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत करनी होगी। मतलब हर 3-3 महीने में भी जो प्राप्ति और व्यय सरकार के हो रहे हैं उनकी भी समीक्षा के लिए सरकार को संसद के सामने रखना होगा। यह अधिनियम केंद्र सरकार पर लागू होता है। किस पर लागू होता है? ये केंद्र सरकार पर लागू होता है।
यद्यपि 28 राज्यों में पहले से राजकोषीय विधि निर्माण की जवाबदेही है, जो सरकार के अधिक विस्तृत नियम आधारित राजकोषीय सुधार कार्यक्रम को बनाती है। वैसे देखिए 28 राज्य जो है वहां पर पहले से राजकोषीय विधि निर्माण की जवाबदेही की, जो राजकोषीय है उस पर भी क्या है, विधि निर्माण है, और मतलब वो उत्तरदायी है जवाब देने के, जिससे कि राजकोषीय सुधार कार्यक्रम होते हैं। देखिए मुख्य बात क्या है कि केंद्र सरकार, देखिए लोन वोन ये ज्यादातर जो लेते हैं वो केंद्र सरकार लेती है, ठीक है। अब केंद्र सरकार ज्यादा लोन लेती है और जब राज्यों के पास पैसा कम पड़ जाता है वो खुद केंद्र सरकार के पास जाती है, तो इसलिए क्या है कि ज्यादा जो है वो केंद्र सरकार पे रोक लगना जरूरी थी, तो जो केंद्र सरकार पे लगा दी गई है। और फिर राज्य सरकारों पे तो भी लग सकती है, अगर बाद में भविष्य में सरकारों को लगा कि राज्य ज्यादा खर्चा कर रहे हैं तो वहां पर भी संसद बिल बना देगा, कानून लेकर के आ जाएगा। यद्यपि सरकार इस पर जोर देती है कि एफआरबीएम एक महत्वपूर्ण संस्थानिक उपाय है जो राजकोषीय समझदारी और समष्टि अर्थशास्त्रीय संतुलन को सहारा प्रदान करती है। इस अधिनियम के द्वारा वांछित लक्ष्य की पूर्ति के लिए कल्याणगत व्यय में कटौती की आशंका व्याप्त रहती है। अब देखिए यह माना जाता है कि एफआरबीएम एक बहुत संस्थानिक उपाय है, अच्छा है, जो राजकोषीय समझदारी के लिए है, कि राजकोषीय के घाटे को मैनेज करने के लिए बहुत अच्छी बात है। समष्टि अर्थशास्त्र में संतुलन को भी पैदा करता है, संतुलन बनाता है, बहुत अच्छी बात है। पर और ये जो वांछित लक्ष्य हैं, जो लक्ष्य हम चाहते हैं, जिन लक्ष्यों के लिए हमने ये एफआरबीएम एक्ट लेकर के आए, ये सब बहुत अच्छी बात है, परंतु इनमें जो कल्याणगत व्यय है उसमें कटौती की आशंका को लेकर के चर्चा रहती है कि इसमें कल्याण के लिए जो कल्याण वाले काम में अगर सरकार कटौती कर देगी तो थोड़ा सा दुख की बात है। अब एफआरबीएम समीक्षा समिति, अब एक एफआरबीएम सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके लिए जो समिति है उसकी चर्चा। जब से एफआरबीएम अधिनियम पारित किया गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मध्य आय वाला देश हो गई, मतलब सुधार हुआ है, एक मध्य आय वाला देश बन गई है, जहां पर ना तो अमीर ना गरीब, मध्य आय में भारत है। एफआरबीएम के पारित होने के समय यह सामान्य धारणा थी कि राजकोषीय नियम स्वेच्छा से बेहतर है। देखिए अब एफआरबीएम जब पारित हुआ था तो ये सामान्य धारणा थी, ये सामान्य विचार था सबका कि राजकोषीय नियम स्वेच्छा से बेहतर है, मतलब जो राजकोषीय नियम है ना उन पे स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से काम हो, ठीक है, कानून कानून बना करके ये करना ये ठीक नहीं है, स्वेच्छा से अपनी इच्छा से हो वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन तब से विकसित राष्ट्र इस धारणा से आगे निकल गए हैं, लेकिन भारत में सरकार ने एफआरबीएम निहित राजकोषीय सिद्धांतों पर अपना विश्वास सत्य घोषित करा है और भारत ने पर एफआरबीएम पर हमेशा अपना जो विश्वास है वो सत्य रखा है और उसी के अनुसार काम कर रही है आज भी सरकारें। इसलिए 2003 में स्थापित सकारात्मक ढांचे को बनाए रखने के लिए समर्थन प्राप्त है और इसे भारत के बदलते हुए परिदृश्य के अनुसार बदलना और भविष्य में विकास पथ को भी ध्यान में रखना, यह वह कार्य है जो एफआरबीएम समीक्षा समिति को दिया गया है। तो अब 2003 में सकारात्मक ढांचा बनाया गया, उसको समर्थन प्राप्त है, सभी आज समर्थन करते हैं। आप ये चीज देखिए ना, 1991 में जब मनमोहन सिंह जी सुधार करते हैं, उनको आगे सभी पार्टियों की सरकारें अपनाती, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, किसी की भी वो अपनाती। फिर 2003 में जब ये कानून अटल बिहारी वाजपेयी जी लेकर करके आते हैं, तो उसके बाद 4 से जो दौर रहा वो यूपीए सरकार का, कांग्रेस सरकार का रहा। उसके बाद 2014 से नरेंद्र मोदी जी की सरकार का मान रहे हैं ना भाई, ऐसा है नहीं आर्थिक सुधार भी नहीं मनमोहन सिंह ने करे तो हम नहीं मानेंगे, या अटल बिहारी वाजपेयी जी ने करे तो हम नहीं मानेंगे, सब मान रहे हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि देश की ग्रोथ के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे नेताओं में कितना भी मतभेद हो, कुछ भी हो, पर देश से बढ़कर के कुछ भी नहीं, देश के लिए ठीक है तो हम मानेंगे, चाहे हमारे ऑपोजिशन पार्टी ने करा हो चाहे किसी ने भी करा हो, पर फैसला जो सही है वो सही है। और अब भविष्य में जैसे जैसे भारत बदलता जा रहा है तो उसमें एफआरबीएम में क्या सुधार होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, उन सब के लिए एफआरबीएम समीक्षा समिति को यह काम सौंपा गया कि आप विकास पथ के लिए और इस पर अध्ययन करें। इसी के साथ आज हमारा ये लेक्चर और कंप्लीट होता है। अब आगे के लेक्चर्स में हम जीएसटी पर भी चर्चा करेंगे, जो कि सरकार का 2017 में एक बड़ा नया कदम था। और बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपको कोई भी डाउट, कोई भी समस्या आती है कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, और कैसा लगा आज का लेक्चर वो भी जरूर बताइएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर आर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी नवीन जानकारी मिलती रहे। और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।